हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक पेड सवाल को लेने वाले हैं। किसी ने वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक किया है और स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड करी है। तो वीडियो के पहले आप इनका सवाल सुन लीजिए। सवाल में एक एक करके एक एक पॉइंट को धीरे धीरे क्लियर करूंगी जो इन्होंने सवाल पूछे हैं नंबर वाइज। सबसे पहला इन्होंने बोला है माई वन टेस्टिकल इज बिकमिंग स्मॉल ड्यू टू मस्टरबेशन। यहाँ तक की पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। इनका कहना है कि मस्टरबेशन करने की वजह से इनका जो एक टेस्टिकल है वो स्मॉल हो गया है। पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए कि मस्टरबेशन करना नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में दोनों मेल फीमेल दोनों की बॉडीज में एक पर्टिकुलर एज के बाद में, जैसे ही आप प्यूबर्टी हिट करते हो उसके बाद में बॉडी के अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से अपोजिट सेक्स की प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है और सेक्स या मस्टरबेशन करने की इच्छा होती है। अब चूंकि हमारा जो समाज है, जो कल्चर है, वो इस प्रकार का है कि यहाँ फ्रीली सेक्स नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही रैंडमली कि बस बॉडी के अंदर हार्मोन्स है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, ये आपके लिए सही नहीं है कल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब चूंकि सेक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए मस्टरबेशन करना पड़ेगा। तो मस्टरबेशन करना पूरी तरीके से नेचुरल है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ज्यादा मस्टरबेशन करने के कारण आती है, मस्टरबेशन का एडिक्शन होने के कारण या ज्यादा मस्टरबेशन करने के कारण। तो पहली बात तो ये हमेशा क्लियर रखिए कि अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपने पास्ट में मस्टरबेशन कर रखा है तो वो कोई गंदी आदतों में इन्वॉल्व होना ऐसा कुछ भी नहीं है। मस्टरबेशन करना नेचुरल है। ज्यादा मस्टरबेशन करना आपको नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा मस्टरबेशन करना आपकी हेल्थ वाइज शारीरिक और मानसिक दोनों ही हेल्थ कंडीशन को प्रभावित करता है। मस्टरबेशन करना उतना ही नेचुरल है जितना खाना पीना खाना। अब कोई व्यक्ति बोले कि खाना खाने की वजह से मोटापा आ गया है तो आप उसे क्या बोलोगे? बेवकूफ बोलोगे ना। खाना खाने की वजह से मोटापा नहीं आया, खाना खाना तो नेचुरल था, वो जरूरी था। आपने ज्यादा खाना खाया, गलत खाना खाया, सही तरीके से खाना नहीं खाया, इस वजह से आपको मोटापा आया। ठीक है, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज खाने की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई है। खाने की वजह से बीमारी नहीं हुई है, आपने अनहाइजीनिक खाना खाया होगा, आपने सड़ा गला खाना खाया होगा, उसकी वजह से बीमारी हुई है। ठीक ऐसे ही मस्टरबेशन के केस में मस्टरबेशन करना नेचुरल है, लेकिन यदि आप जरूरत से ज्यादा मस्टरबेशन करते हो, मस्टरबेशन का आपको एडिक्शन हो जाता है, तो ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। उसके बाद ये लोग ये लिखते हैं, ये लोग नहीं, ये पर्टिकुलर व्यक्ति लिखते हैं कि इनको टेस्टिकल में एक प्रॉब्लम है जो कि बेल कैपर डिफॉर्मिटी कहलाती है। अब आप में से जो लोग ये डिफॉर्मिटी नहीं जानते उनको मैं समझा दूं। नॉर्मली मेल के अंदर जो टेस्टिकल होते हैं, 2 टेस्टिकल होते हैं, ऊपर की जो कवरिंग होती है इसको स्कॉट्रम कहा जाता है। तो जो टेस्टिकल्स होते हैं ये स्कॉट्रम के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से घूम नहीं सकते, मतलब फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं। सिंपल सी कहने की बात है कि जैसे टेस्टिकल यहाँ लटके हुए हैं, उसके ऊपर स्कॉट्रम की कवरिंग है, तो ये अपनी जगह पर थोड़ा सा इधर उधर हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। यदि आप उनको हाथ से टच करोगे तो आपको बॉल्स जैसी संरचना दिखाई देगी जो कि मूवेबल होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो इन्होंने डिफॉर्मिटी बताई है, बेल कैपर डिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, ये टेस्टिकल पूरी तरीके से मूवेबल हो जाते हैं। इनकी जो अटैचमेंट होना चाहिए, वो अटैचमेंट जो स्किन के साथ में होना चाहिए, वो इतना फ्रिमली नहीं होता, इतना कड़क नहीं होता, जिसकी वजह से स्कॉट्रम के अंदर टेस्टिकल पूरे मूव हो सकते हैं। काफी ज्यादा मूवमेंट हो जाते हैं, जैसे कि ये स्कॉट्रम की कवरिंग है, ये अंदर टेस्टिकल है, तो नॉर्मली इनको केवल इतना घूमना चाहिए था, हल्का फुल्का थोड़ा सा इधर उधर हल्का घूमेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये बेल कैपर डिफॉर्मिटी होती है वहां पर टेस्टिकल पूरा घूम सकते हैं, ऐसे उल्टे सीधे पूरे ऐसे ऐसे कर सकते हैं अंदर। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मिटी कहलाती है ये बेल कैपर डिफॉर्मिटी कहलाती है। अब हाँ, यहीं पर मैं आपको आगे बता दूं कि बेल कैपर डिफॉर्मिटी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हो सकता है, जब कभी भी ये जो ऑर्गन है ये यहाँ पर घूम रहा है, कई बार ये इतना ज्यादा घूम जाता है कि यहाँ पर ये जो खून देने वाली नली है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, आपने वो पानी की लेजम देखी है, पानी की जो पाइप होती है उनसे नॉर्मली पानी जाता है, ठीक है, लेकिन मान लो वो टिल्ट कर जाए। ये मेरे पास अभी मेरे मोबाइल का चार्जर का ये रखा हुआ है, ये नॉर्मल ऐसे सीधा है तो ठीक है। अगर ये पूरी तरीके से ऐसे टिल्ट कर जाए, घूम जाए, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। अब चूंकि ये तो रबड़ का है, प्लास्टिक का है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में जब इस प्रकार से कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के साथ टिल्ट कर जाते हैं तो क्या होता है, वहां की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वहां की जो ऑक्सीजन की है वो काफी ज्यादा कमी हो जाती है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का स्पाज्म आएगा और कोई भी ऑर्गन इस प्रकार से टिल्ट कर जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, तो बीच में खून की सप्लाई रुक जाती है। खून की सप्लाई रुकने से पहले इस्कीमिया डेवलप होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी डेवलप होती है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी पर अगर आप उसको ठीक नहीं कर पाते, कर नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या होता है, वहां की जो सेल हैं वो डेड होने लगती है, यानी कि नेक्रोसिस डेवलप होती है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है इसमें इस चीज के होने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, पर्टिकुलरली टेस्टिकल में हुई है इसलिए इसका एक नाम रख दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली टेस्टिकल की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। हमारे पेट के अंदर करीबन 7 मीटर की लंबी इंटेस्टाइन होती है। अब ये इंटेस्टाइन आपस में मूव करती रहती हैं, चिकनी होती हैं, जैसे ही हम खाना पीना खाते हैं तो इन्हीं इंटेस्टाइन के मूवमेंट के कारण खाना हमारे मुंह से लेके पर्टिकुलरली एनाल कैनाल तक पहुंचता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन है इसमें भी टॉर्जन हो जाता है, ये घूम जाती हैं, कई बार आपस में अंटा लगा लेती हैं, कई बार इनमें गांठ लग जाती है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली यही होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, नेक्रोसिस होने लगती है और ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है, यानी कि तुरंत पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी में बेहोश करके एनेस्थीसिया देके वो जो अंदर टॉर्जन डेवलप हुआ है उसको खत्म करते हैं, उसको ठीक करते हैं। फीमेल के साथ ओवरी में हो जाता है, ओवरी भी इसी प्रकार से फ्रीली लटकी रहती हैं तो ओवरी में टॉर्जन डेवलप हो जाता है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि कई बार एक ओवरी नेक्रोसिस हो जाती है। अब टोटल मिला के मैं यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद एकदम से सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं आपको भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक कंडीशन है जो कि 100 में से 2 लोगों को मिलती है, नेचुरल कंजेनाइटल कंडीशन है, किसी को भी हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। तो ये मत सोचने लगना कि ये वीडियो तुरंत देखा और तुरंत जाके एग्जामिनेशन चालू कर दो और मन में नई अलग अलग प्रकार की गलतफहमियां लेकर आ जाओ। ये कंडीशन है, इसको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन आपको कर दिया। अब इनके वीडियो में जो इन्होंने सवाल पूछा है इसके आगे हम चलते हैं कि इन्होंने क्या है। सबसे पहली चीज तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस बीमारी की वजह से इनकी फर्टिलिटी प्रभावित होगी। ठीक है, ये इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इनकी फर्टिलिटी प्रभावित होगी। फर्टिलिटी का मतलब होता है पिता बनने की क्षमता का होना। तो ध्यान रखना, पिता बनने की जो क्षमता है वो आपके स्पर्म के ऊपर डिपेंड करती है। इस बीमारी में स्पर्मेटोजिनोसिस में यानी कि स्पर्म बनने के फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये सर्जिकल इमरजेंसी बस हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके टेस्टिकल मूव कर जाएं, टिल्ट कर जाए, टॉर्जन हो जाए, जिसकी वजह से आपको तुरंत खून की सप्लाई बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उठे और आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाकर एडमिट होना पड़े और सर्जरी करवानी पड़े। तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। फर्टिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। दूसरा, इसके सवाल में इनका अगला जो पार्ट है वो ये है, कहाँ गया, सॉरी एक मिनट, हाँ। अब ये जानना चाहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, ठीक है, जो उन्होंने मस्टरबेशन किया बाकी सारी चीज़ें वो पास्ट है, लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और ये अभी 24 साल की एज में है और चाहते हैं कि इनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम पुराना जो कुछ भी, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं से खत्म हो गई, जो मैंने आपको बता दिया कि ये बीमारी एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। इससे आपकी फर्टिलिटी पर, सेक्स करने की क्षमता पर या फिर आपके स्पर्म काउंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। तो अननेसेसरी किसी भी प्रकार का मन में कोई भी टेंशन वेंशन रखने की जरूरत नहीं है। अब 2 इनके इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। अभी मैंने आपको बताया कि इस बीमारी में स्पर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यदि किसी कारण से आपके स्पर्म काउंट कम है, याद रखना स्पर्म और सीमन दोनों अलग अलग चीज होती है। ज्यादातर पुरुष इस दोनों चीजों को कोरिलेट कर लेते हैं। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु का होना, शुक्राणु कम है या ज्यादा है, सही है कि गलत है, ये आपको पता नहीं चलेगा। आपको पैथोलॉजी पे जाकर चेक करवाना पड़ेगा, आपका सीमन एनालिसिस करवाना पड़ेगा, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, ये आप खुद पता नहीं कर सकते कि आपके स्पर्म काउंट कितने हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पर्म काउंट कम है किसी भी कारण से, तो आपको डॉक्टर के पास में जाके सीमन एनालिसिस करवाना है। यदि वहां पर स्पर्म काउंट कम आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना है पर्टिकुलरली। ठीक है, स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाया जाता है, ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया क्या होते हैं, दोनों ही वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सीधे जाके मेल जेनाइटल हेल्थ, जो मेरी प्लेलिस्ट है मेल जेनाइटल हेल्थ, उसके सारे वीडियोस देख लीजिए। तो ये सारे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आगे इसमें पूछा है, इसके बाद पहली चीज तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हो, हमने बता दिया। टेस्टिकल की साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, ये भी बड़ा एक फनी सवाल होता है। टेस्टिकल की साइज बढ़ा के आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कोई औरत आपसे बोले, या फिर आप किसी पेशेंट का, किसी भी लेडी का सुनो, वो लेडी बोले कि मुझे
ओवरी की साइज बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से निकलता है और ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो हमारी जो स्किन है वो ज्यादा मॉइस्ट रहेगी, आवाज जो है वो थोड़ी पतली रहेगी और स्किन पे जो रिंकल्स वगैरह हैं वो कम आएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने ओवरी की साइज को बढ़ा लेते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है? आप क्या बोलोगे ऐसी औरत को? पागल, कि भाई ओवरी की साइज बढ़ जाएगी, भाई कैंसर हो सकता है, वो मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टॉर्जन डेवलप हो सकता है, सिस्ट डेवलप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। ऑर्गन की जो साइज है वो सहज रहनी चाहिए, उसकी कम ज्यादा साइज करवाना या करना या सोचना पूरी तरीके से गलत है। आपके टेस्टिकल की साइज से आपके बॉडी के अंदर निकलने वाले हार्मोन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि यदि वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा हार्मोन निकलेंगे। सब फालतू की बकवास वाली बातें हैं। केवल और केवल ये गुप्त रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो ऊट पटांग बातें फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक और चीज पूछा है कि ये अपनी इनको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। याद रखिएगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाने का केवल एक ही रीजन होता है, वो होता है स्ट्रेस। यदि कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, सेक्स करने से पहले, सेक्स की एक्टिविटी के दौरान किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रस्त है, अब ये मानसिक तनाव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही हो सकता है दो पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर व्यक्ति को खुद में अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ स्टीम कम है, आत्मविश्वास कम है, जल्दी घबराहट आती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। जल्दी डिस्चार्ज हो जाना ये हेल्थ कंडीशन नहीं होती, ये मेंटल हेल्थ का इंडिकेशन होता है। यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आपकी बॉडी जो है मानसिक तनाव में है, आपको घबराहट और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में यदि आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको अपनी मेंटल कंडीशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन किया करिए, मोटिवेशनल बुक रीडिंग किया करिए, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करिए। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की बॉडी के ऊपर कॉन्फिडेंस फील करता है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस फील करता है, साथ ही साथ अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, पार्टनर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आती, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यदि आप चाहते हो कि आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो ये सारी जो पुरानी प्रॉब्लम है कि मस्टरबेशन ज्यादा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, टाइम से खाना खाइए, जितना ज्यादा हो सके मानसिक ब्रह्मचर्य के ऊपर फोकस करिए। 15 दिन में एक बार हस्तमैथुन या फिर सेक्स आपको करना चाहिए, जो कि नेचुरल है। 10 से 15 दिन में एक बार करिए। रेगुलर बुक रीडिंग करिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए काम करिए। हर व्यक्ति को अलग अलग चीजों से कॉन्फिडेंस आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना है, उसके लिए आपको प्रयास करना है। यदि आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो आपने स्पर्म काउंट के लिए पूछा है वो आपको सीमेन एनालिसिस करवाना है। यदि उसमें स्पर्म काउंट कम आते हैं तो ओलिगोस्पर्मिया का वीडियो देखना है। याद रखिएगा, स्पर्म काउंट तभी बढ़ेंगे जब आप मेंटली ब्रह्मचार्य का प्रैक्टिस करोगे। यदि किसी व्यक्ति को हर दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, मस्टरबेशन का एडिक्शन है, तो स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक बनने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने खाना खाया, सुबह खाना खाया और शाम को आपको शुक्र धातु बन गई, ऐसा नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है। तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए इस ड्यूरेशन को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका नाइट फॉल कम से कम हो, जिससे आपको मस्टरबेशन का जो एडिक्शन है वो कम से कम रहे। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति टाइम लिमिट पूछे, जनरली पूछे, तो 8-10 दिन में एक बार मस्टरबेशन करना नेचुरल है। सेक्सुअल एक्टिविटी में 10-15 दिन में 1 या 2 बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ठीक है। ठीक है, यदि इससे ज्यादा हो रहा हो तो आपको हमेशा ही शारीरिक या मानसिक परेशानी होंगी। इसके बाद लास्ट में उन्होंने एक चीज और पूछी है कि क्या इनको जिम की एक्टिविटी, जिम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और जिम ज्वाइन करते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है या नहीं। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं, मैं जिम की बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को जिम ज्वाइन करना चाहिए जब तक कि उसके पास पर्सनल ट्रेनर की फैसिलिटी ना हो। यदि आपके पास पर्सनल ट्रेनर है जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी साइज, शेप, हेल्थ और आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करवा सकता है तो ठीक है, तो आप जिम ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप घर पर एक्सरसाइज करिए, सिंपल लाइट एक्सरसाइज करिए। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और किस प्रकार के जिम आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छे जिम है, पर्सनल ट्रेनर है, सब लोग बढ़िया है, जिनको एक्सरसाइज के बारे में पता है, तो जिम ज्वाइन करिए। अब आते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट की बात। सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जिसका मैं कभी भी प्रचार नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट का प्रयोग करना चाहिए। मेरा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में कोई भी सप्लीमेंट बनकर आया है, किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट है, वो कम से कम 7-8 महीने पहले बनाया गया है। मेरा डॉग बीच में चक रहा है
7-8 महीने पहले कम से कम बनाया गया है। तो इतनी पुरानी चीज़ लेने से अच्छा है कि आप जिम करने के बाद थोड़ा सा मूंगफली के दाने खाओ, आप किशमिश खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, इस प्रकार की चीज़ें लो। आपको मार्केट में आने वाले जो सप्लीमेंट होते हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर एक लाइन में आंसर दूँ तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है, कोई हेल्थ इशू है जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पे 3 अलग अलग फैसिलिटी हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद में ध्यान से अपॉइंटमेंट बुक करिएगा। यदि शुद्ध आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा को सब्सक्राइब करें। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।